Law of Contract in India, regulated under Indian Contract Act 1872. आज पार्ट 2 है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दूसरा सेशन है। जो भी व्यूअर पहले सेशन को नहीं देख सुन पाए हैं वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। पार्ट 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले सेशन में सेक्शन 1 से 9 तक की व्याख्या की गई है। अब आगे चलते हैं। चैप्टर 2, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 2 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट को। सेक्शन 10 से 23 तक कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है और 24 से 30 तक वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, पर सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में एक लीगल रिलेशनशिप होता है विच इज इन्फोर्सेबल अंडर लॉ। अगर एक पक्ष कॉन्ट्रैक्ट के किसी शर्त का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष इसे पालन करवाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। अब व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 10 में डिफाइन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 10 डिफाइन करता है कि एग्रीमेंट, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। प्राय हम विभिन्न कार्यों के लिए डिफरेंट एग्रीमेंट करते हैं, जैसे संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए, विवादों का निपटारा करने के लिए और भी बहुत कुछ। यह देखा जाता है कि अक्सर व्यक्ति वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक प्रावधानों पर विचार किए बिना ही एग्रीमेंट कर लेते हैं और अंततः एक वॉइड एग्रीमेंट करने से नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही कानून के तहत लागू करना संभव होता है। यह भी आवश्यक होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट हो, एग्रीमेंट हो, जो सभी पक्षकारों के द्वारा, मैंने एग्रीमेंट के सभी पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित हो, सभी पक्षकारों का उस पर सिग्नेचर हो। सेक्शन 10 में इस बात का उल्लेख है कि कौन से समझौते कॉन्ट्रैक्ट हैं या कहें कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या शर्तें हैं। सेक्शन 10 में कहा गया है कि वह सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं यदि एग्रीमेंट उन व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जो कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता रखते हों, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हों। अब कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है, ये सेक्शन 11 में डिफाइंड है। सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये डिफाइन करता है कि कौन कौन कंपिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो मेजर हों, साउंड माइंड के हों और किसी भी कानून के तहत वो डिस्क्वालिफाइड घोषित नहीं हों। अब मेजर की बात अगर करें तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार वो मेजर हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष की पूरी हो चुकी हो। जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है वो मेजर हैं और वही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लोग कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए कंपिटेंट नहीं माने जाते हैं। दूसरा है एग्रीमेंट पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से हो, अर्थात उनकी स्वतंत्र इच्छा से हुई हो, किसी के दबाव से नहीं की गई हो। इसको कहते हैं फ्री कंसेंट, जो सेक्शन 14 में डिफाइंड है, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन का भी होना आवश्यक है। लॉफुल कंसिडरेशन में क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ये सेक्शन 23 को आप देखें, सेक्शन 23 में भी डिफाइन किया गया है। और एग्रीमेंट इस प्रकार का हो कि वह कानूनी रूप से वॉइड घोषित नहीं हो, अर्थात एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों वे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। सेक्शन 11 को देखते हैं, जहां लिखता है हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट करने में अक्षम माना जाता है।
या केवल एक विशेष सीमा तक सक्षम माना जाता है। कुछ व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट करने में अक्षम माना जाता है या ये केवल एक विशेष सीमा तक सक्षम माना जाता है, अर्थात वे कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य समझे जाते हैं। सेक्शन 11 व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता को बताता है। तो किन कारणों से कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाते हैं? एक नाबालिग माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य माना जाता है। जो व्यक्ति साउंड माइंड का नहीं हो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य माना जाता है। जो व्यक्ति किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित हो तो वह भी कॉन्ट्रैक्ट करने के अयोग्य माना जाता है। एक दोषी कन्विक्टेड पर्सन जो कारावास की सजा काट रहा हो वह कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य माना जाता है। एक दिवालिया घोषित व्यक्ति भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जो जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो ये केस को पढ़ना एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। वो केस है मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस मामले में निर्णय में बहुत पुराना केस है, प्रिवी काउंसिल का समय था। प्रिवी काउंसिल ने यह माना एक नाबालिग का एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होता है, एब इनिशियो वॉइड, अर्थात कानून की नज़र में नाबालिग के साथ किया गया एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होता है। ये अलग बात है कि एक नाबालिग द्वारा किया गया एग्रीमेंट वॉइड अवश्य है, लेकिन ऐसा इलीगल नहीं है। इलीगल तो नहीं कर सकते हैं, वॉइड है, इलीगल नहीं है। इलीगल नहीं कहते हैं, क्यों नहीं है इसको भी आगे हम लोग समझेंगे। वॉइड है बट इलीगल नहीं। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 10 और 11, 10 एंड 11 को एक साथ देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि इन धाराओं में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि यदि नाबालिग के द्वारा एग्रीमेंट किया जाता है तो वह वॉइडेबल एग्रीमेंट है या पूर्ण रूप से वॉइड एग्रीमेंट होगा। अब सेक्शन 12 में आते हैं। व्हाट इज साउंड माइंड? फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ए पर्सन is said to be of sound mind for the purpose of making contract if at the time when he makes it he is capable of understanding and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को समझने में सक्षम हो, वह व्यक्ति कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो अक्षम हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कंसेंट। सेक्शन 13 में डिफाइंड है, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान विचार से सहमत हों तो कहा जाता है कंसेंट। कंसेंट का फ्री होना आवश्यक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये सेक्शन 14 में देख सकते हैं। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट को डिफाइन करता है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, यदि इससे प्रभावित नहीं हो। कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसे कॉर्सन है, जो सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड अंडर 16, फ्रॉड डिफाइंड अंडर 17, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में डिफाइंड है। मिस्टेक सब्जेक्ट टू प्रोविजंस अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22। अब फ्री कंसेंट क्या होता है? स्वतंत्र सहमति। अर्थ क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों को किसी सामान्य बात पर सहमत तब कहा जाता है जब वो एक ही बात पर समान अर्थ में सहमत हों। सहमति को कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बुनियादी घटक माना जाता है। सेक्शन 15 कॉर्सन को डिफाइन करता है। कॉर्सन क्या है? किसी काम को फोर्सिबली करवाना, जबरदस्ती करवाना, धमकी देना, करवाना, किसी थ्रेट के अंदर करवाना। लॉफुल डिटेनिंग or threatening to detain with intention of causing any person to enter into an agreement, इंडियन पैनल कोड द्वारा निषिद्ध है। कॉर्सन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 15 में कॉर्सन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पैनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। इस संदर्भ में भी एक केस है, रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी। रंगनायकम्मा बनाम अलवर सेट्टी। इस मामले में एक विवाहित जोड़ा, मैरिड कपल था।
हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, विडो रह जाती है, अकेले है, कोई बच्चे नहीं है उसके, पति के शव का दाह संस्कार की बात आती है, तो पत्नी जब दाह संस्कार करना चाहती है तो परिवार वाले इस बात का दबाव देते हैं कि तुम ये दाह संस्कार नहीं कर सकती हो जब तक कि कोई बच्चा तुम गोद न ले लो, और परिवार का ही एक बच्चा गोद लेने का दबाव उस पर बनाया जाता है। इसलिए पति के परिवार ने विधवा को धमकी दी, कोई लड़का गोद ले लो, अन्यथा उसे अपराध के लिए अपने पति को शव नहीं उठाने देंगे। अब दबाव के कारण विधवा ने गोद लेने के लिए आवेदन दिया, लेकिन साथ साथ गोद लेने के आवेदन को रद्द करने का आवेदन दिया। और इसमें कारण क्या लिखा? कारण लिखा कि उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, फ्री कंसेंट नहीं थी। उसको शव न उठाने देने की धमकी दे करके उसके साथ जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था, इसलिए फ्री कंसेंट नहीं हुआ। न्यायालय ने माना कि विधवा की सहमति स्वतंत्र नहीं है, यह मृतक के परिवार द्वारा जबरदस्ती की गई थी। जो व्यक्ति शव को अंतिम संस्कार करने से रोकता है वह इंडियन पैनल कोड सेक्शन 297 के तहत अपराध का दोषी होता है, और न्यायालय ने इसे फ्री कंसेंट नहीं माना। दूसरे सर्कमस्टांसेज है आत्महत्या करने की धमकी, थ्रेट टू कमिट सुसाइड। आत्महत्या अपने आप में भी एक अपराध है। आत्महत्या इंडियन पैनल कोड के तहत अपराध है, और इसलिए आत्महत्या करने की धमकी भी जबरदस्ती समझी जाती है, फ्री कंसेंट में नहीं आता। अगर आत्महत्या करने की धमकी देकर कोई किसी एग्रीमेंट पर सहमत कराया जाता है तो वैसी स्थिति में उस सहमति को, उस एक्सेप्टेंस को फ्री कंसेंट के रूप में माना नहीं जाता है। सेक्शन 16 ये अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन करता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट को अनुचित प्रभाव से प्रेरित माना जाता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रेरित माना जाता है। जहां पक्षकारों के बीच ऐसे संबंध होते हैं कि एक पक्ष ऐसी स्थिति में होता है कि वह दूसरे पक्ष की इच्छा पर हावी हो सकता है। एक पक्ष प्रबल है, दूसरे पक्ष की इच्छा को दबा सकता है, और उस स्थिति का उपयोग करते हुए, अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वह दूसरे पर दबाव देता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित माना जाता है। एज डिफाइंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. अब आते हैं कॉन्टैक्ट विथ पर्दानशीन वुमेन। जो महिलाएं पर्दे में रहती हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दानशीन वुमेन इज सस्पेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। पर्दानशीन महिलाएं कौन हैं? वो महिलाएं होती हैं जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग नहीं होता है। वे अपने घरों में रहते हैं, वे अपने पिता के घर से उस घर में जाते हैं जहां उनकी शादी हुई है। हालांकि वे कभी भी बाहरी दुनिया से बातचीत नहीं करते, वे सिर्फ अपने घर के पुरुषों और महिलाओं से ही संबंध रखते हैं, और वह भी पर्दे या घूंघट के पीछे से। ऐसी महिलाएं पर्दानशीन महिलाएं कहलाती हैं। कानून पर्दानशीन महिलाओं को उनके अज्ञानी होने के आधार पर विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। पर्दानशीन महिला के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित माना जाता है। यह माना जाता है किसी दबाव में, क्योंकि बाकी परिवार के लोग जो हैं वो सक्षम हैं, समझदार हैं, और वो महिला नहीं समझ पा रही है, तो उनके अज्ञानता के दबाव में लेकर के ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ माना जाता है। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस के प्रभावित माना जाता है। अब ये प्रमाणित करने का भार, प्रूफ करने का लायबिलिटी दूसरे पक्ष पर है कि कोई अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है इस ढंग का जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित माना जा सकता है, तो सेकेंड पार्टी पर ये लायबिलिटी बनती है, ये प्रमाणित करने का लायबिलिटी बनता है, वो प्रमाणित करे कि ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं है। वह ये बात दूसरे पक्ष को साबित करना होगा,
और इसके लिए क्या जरूरी है, दूसरे पक्ष को यह साबित करना होगा, और इसके लिए जरूरी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें उसी पूरी तरह से समझा दी गई हों। आप कैसे बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से है, ये जानना जरूरी है, तभी प्रमाणित किया जा सकता है कि दूसरे पक्ष के द्वारा कि नहीं ये फ्री कंसेंट था, अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं था। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें उसी तरह से पूरी तरह से उसे मीन्स पर्दानशील महिला को पूरी तरह से समझा दी गई हो। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वे आर फुल्ली एक्सप्लेन टू हर, वह उन शर्तों को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। सी अंडरस्टूड द इम्प्लीकेशंस, उसे निःशुल्क स्वतंत्र सलाह उपलब्ध हो, फ्री इंडिपेंडेंट एडवाइस वाज अवेलेबल टू हर, उसे कॉन्ट्रैक्ट के स्वतंत्र रूप से सहमति दी हो, फ्री कंसेंटेड, किसी दबाव में न हुआ हो। यह सुरक्षा केवल पूर्ण पर्दा पालन करने वाली महिला को ही मिलती है। कुछ हद तक पार्टली पर्दा करने वाली महिला को इसे विशेष सुविधा का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 17 फ्रॉड। फ्रॉड किसको कहते हैं, धोखाधड़ी। सेक्शन 17 में उल्लेख किया गया है, किसी भी ऐसे कार्य के रूप में किया जाता है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के एक पक्ष के द्वारा किसी अन्य पक्ष को धोखा देने या उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया जाता है। इसे दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाकर अपने लिए लाभ प्राप्त करने हेतु किया गया धोखा माना जाता है। एज डिफाइंड, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स any of the following acts committed by the party to a contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into the contract. 1. The suggestions as a fact of that which is not true by one who doesn't believe to be true. Second, the active concealment of the fact by the one having knowledge of or belief of fact. Third, promise made without any intention of performing it. Fourth, any other act fitted to deceive. Fifth, any such act or omission as the law especially declares to be fraudulent. स्पष्ट कर दें कि किसी व्यक्ति की कॉन्टैक्ट करने की इच्छा, विलिंगनेस को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में केवल साइलेंट रहना, मौन रह जाना धोखाधड़ी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 18। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। सेक्शन 18 के तहत मिस रिप्रेजेंटेशन अनुचित प्रभाव क्या है। सेक्शन 18 के तहत मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है, किसी की सकारात्मक दावा, पॉजिटिव दावा, किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव ढंग से बताना, उस तरीके से बोलने वाले व्यक्ति की जानकारी से प्रमाणित नहीं होता है जो सच नहीं है। कोई बात कही जा रही हो, इस ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा हो कि लगता है कि ट्रू है, सत्य है, जबकि वास्तव में वो सच नहीं है, लेकिन वो सच मानता है, सच बयान की तरह उसको प्रेजेंट करता है, तो ये अनुचित बयान कहलाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। माने किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ करके उसको सच के तरह प्रेजेंट करना मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, भले वो सच हो या नहीं हो। कर्तव्य का कोई भी उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो दूसरे कार्य को मिसलीड करते हुए धोखा देने के इरादे से के बिना किया गया हो, जिसे ऐसा करने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचता हो, तो गलत बयानी या मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। कोई भी चीज़, कोई भी बातें ऐसा की गई हो जो जिसका एक उचित लाभ बयान देने वाले को मिल रहा है। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी which without an intent to deceive, gain an advantage to the person committing it or any claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of any one claiming under him. किसी एग्रीमेंट के पक्षकार को चाहे कितना भी इनोसेंटली उस एग्रीमेंट के तथ्यों के बारे में गलत तरीके से बताकर गलती करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो यह गलत बयानी या मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अर्थात बिना किसी उचित आधार के दिया गया बयान अनुचित बयान है, तथ्य कुछ और है, बयान कुछ और दिया जा रहा है। इस प्रकार दिया जा रहा है कि उसको सत्य के तरह इंटरप्रेट किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी तथ्य के सकारात्मक बयान देता है और उस कथन को सत्य मानता है, तो वह कार्य मिस रिप्रेजेंटेशन की श्रेणी में आता है। ठीक है। सेक्शन 19 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड
या मिसरिप्रेजेंटेशन से प्रेरित हो तो एग्रीमेंट वाइडेबल होता है और ऐसा एग्रीमेंट उस पक्ष के द्वारा समाप्त किया जा सकता है जो पक्ष प्रभावित है। अब आते हैं सेक्शन 20, 21, 22। वैसे एग्रीमेंट को वॉइड बताता है जो किसी न किसी मिस्टेक से प्रभावित हो, किसी न किसी गलती से प्रभावित हो। सेक्शन 20, 21 एंड 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 23 कहता है व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 23 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट के बिना कॉन्ट्रैक्ट को वैध नहीं माना जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द फॉलोइंग कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज लॉफुल। कौन कौन सा? इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, if it is against the provisions of other law, if it is fraudulent, if it damages somebody's person or property, if it is in the opinion of the court immoral or against public policy। इस प्रकार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट which incorporates such unlawful provisions वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं ट्रीट किए जाएंगे, आर नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड एग्रीमेंट है तो पक्षकारों की सहमति के साथ उसका लिखित होना आवश्यक होता है और साथ ही उसका रजिस्टर्ड होना उस एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्सेबल बनाता है। अब आता है नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट का एक और पार्ट था। एक तो हो गया कि एग्रीमेंट की बात हुई, दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ ओरल एग्रीमेंट। यदि ओरल एग्रीमेंट में वैलिड एग्रीमेंट की शर्तें शामिल हो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। शीला गहलोत वर्सेस सोनू कोचर एंड अदर्स के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ओरल एग्रीमेंट वैध और लागू करने योग्य हैं और उसके बारे में तब तक कोई विवाद नहीं हो सकता है जब तक कि कुछ भी लिखने की आवश्यकता ना हो। हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की तरह कुछ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आवश्यक रूप से होनी चाहिए। मौखिक समझौते की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। रिटन एग्रीमेंट को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ओरल एग्रीमेंट को अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ओरल एग्रीमेंट को साबित करने का भार उस पक्ष पर होता है जो इस समझौते की शर्तों को मानने का दावा करता है। यदि एक पक्ष उस एग्रीमेंट को इनकार करता है तो दूसरे पक्ष को प्रमाणित करना पड़ता है कि नहीं, ये ओरल एग्रीमेंट हुआ था। यही एग्रीमेंट जब रिटन होता है तो इसको कोर्ट में एविडेंस की तरह पेश किया जाता है और उसको वैलिड माना जाता है। एक अन्य केस है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस विकास मजदूर कामदार सहकारी मंडी लिमिटेड। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अदालत के समक्ष मौखिक समझौते की वकालत की जाती है, अदालत के समक्ष मौखिक समझौते ओरल एग्रीमेंट की बात की जाती है लेकिन साबित नहीं किया जाता है, तो दावा करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 70 के तहत मुआवजा देगा। मुआवजे का भी प्रावधान कर दिया गया कि आप ओरल एग्रीमेंट करते हैं और ओरल एग्रीमेंट का दावा करते हैं कि ओरल एग्रीमेंट हुआ था और प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो आपको सेक्शन 17 के तहत मुआवजा देना होगा। सेक्शन 70 क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेच्यूट एक्ट वेयर ए पर्सन lawfully does anything for another person or delivers anything to do him, not intending to do so gratuitously, and such another person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore thing so done or delivered। अब आते हैं void एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 24 से 30 तक वॉइड एग्रीमेंट को बताया गया है। सेक्शन 24 क्या है? एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। यदि एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन गैरकानूनी है, अनलॉफुल है, तो समझौते को वॉइड माना जाता है। सेक्शन 25
एग्रीमेंट वॉइड इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के भी कोई एग्रीमेंट अगर को वॉइड माना जाता है, कंसिडरेशन का होना आवश्यक है। अनलेस इट इज रिटन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड और इज प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज प्रॉमिस टू पे डेब्ट्स बार्ड बाय लिमिटेशन। यदि ऐसा विदाउट कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट ऐसा होता है कि राइटिंग में लाया गया हो और किसी प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए हो, तो उसको छोड़कर वो उसको वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज विदाउट कंसिडरेशन वॉइड माना जाएगा। लेकिन एक सिद्धांत गिफ्ट के मामले में लागू नहीं होता है। गिफ्ट किसको? दान। गिफ्ट के मामले में लागू नहीं होता है। कंसिडरेशन गिफ्ट में लागू नहीं होता है। जहाँ गिफ्ट बनता है वहाँ पे कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्शन 26 आते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज वॉइड। शादी को रोकने का अगर कोई एग्रीमेंट होता है, विवाह को रिस्ट्रेन करने, बाधित करने का किया गया समझौता वॉइड माना जाता है। पर अगर ये विवाह नाबालिग का हो रहा हो और विवाह नाबालिग को रोकने का प्रयास किया जाता हो, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होता है, वैलिड होता है, क्योंकि नाबालिग का विवाह नहीं हो सकता है, कानूनी रूप से बाधित है। सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड। किसी भी जो समझौता व्यापार को बाधित करते हैं, व्यापार को न करने के लिए होता हो, वह भी वॉइड है। किसी को व्यापार करने से रोका नहीं जा सकता है। एवरी एग्रीमेंट बाय विच वन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड is to that extent void. That extent means जिस एक्सटेंट तक उसको बिजनेस प्रोफेशनल को रोका जा रहा है वहां तक वॉइड होगा। सेक्शन 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। कैसे हो सकता है? कानूनी कार्रवाई में बाधा नहीं डाला सकता है, वो वॉइड है। कानूनी कार्रवाई को रोकने का जो कोई भी समझौता है वॉइड होता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर पक्षकार इन शर्तों पर सहमत होते हैं कि अगर भविष्य में आपस में कोई विवाद होता है तो आर्बिट्रेशन के द्वारा सुलझा लिया जाएगा और आर्बिट्रेशन का निर्णय पक्षकारों को बाध्यकारी होगा, तो यह एग्रीमेंट लीगल है और इसमें बाधा डालने वाला समझौता है वॉइड। सेक्शन 29, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा एग्रीमेंट वॉइड होता है। सेक्शन 29 है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। कहता है कि अनिश्चित कार्य के लिए किया गया एग्रीमेंट को वॉइड होता है। अनिश्चित कार्य मीन्स अनसर्टेन वर्क है, इसका कोई वर्क ही निर्धारित नहीं है, क्या काम करना है पता नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। सेक्शन 30 है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। बाजी सट्टा वाला एग्रीमेंट समझौता वॉइड माना जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी इंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट इफ इंग्लैंड्स क्रिकेट टीम विंस द टेस्ट। यदि इंग्लैंड ए और बी दोनों में सट्टा लगाता है कि इंग्लैंड का क्रिकेट टीम अगर जीत जाता है तो ए जो है बी को 100 रुपया देगा, यदि वो हार जाता है तो बी उसको ए को 100 रुपया देगा। दिस इज ए वेजरिंग, सट्टा है ये वेजरिंग एग्रीमेंट एंड नथिंग कैन बी रिकवर्ड बाय विनिंग पार्टी अंडर दिस एग्रीमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी पक्षकार, एक पक्षकार तो कोई जीतेगा, तो कोई भी पक्षकार अगर अपना वो सट्टा की तरह लगाया गया रकम को भुगतान करने से इनकार कर देता है तो कानून के तहत ये इसको इम्प्लीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता, ये वॉइड एग्रीमेंट है। उपरोक्त सभी एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक वैध कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक शर्तों के बारे में बताता है। यदि इनमें से कोई भी शर्तें पूरी नहीं होती हों या नहीं हो रही हों या एग्रीमेंट में कोई भी अनुचित शर्तें मौजूद हों तो यह कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी को प्रभावित करेगा।
और तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पक्षों को लीगल रिलेशन बनाने का इरादा रखना चाहिए। यह तभी उत्पन्न होता है जब पक्षकारों को पता होता है कि यदि उनमें से कोई भी अपने विवादे को पूरा करने में विफल रहता है तो इसके लिए उत्तरदायी होगा। लीगल रिलेशनशिप के अभाव में किया गया सामाजिक या घरेलू प्रकृति का एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। यह लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है। तो इस ढंग से हम लोग देख पाए कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता, इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट या ऐसा एग्रीमेंट माना जाता है जो दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी कार्य को करने या ना करने के लिए मौजूद होता है, जिसे कानून लागू करेगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाने की आवश्यकता है तो एक प्रस्ताव को स्वीकृति द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जिस पर कुछ विचार होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पक्षों को एक दूसरे के कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, जिनमें यदि एक पक्ष कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे कानून के तहत दंडित किया जा सकता है या उसको कॉन्ट्रैक्ट के शर्तों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्फोर्स किया जा सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। परिवारों के बीच या सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते को कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है और इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती, इसका कोई कानूनी संबंध नहीं होता है। ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है, इसलिए इसे वैध कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। एक समझौता विभिन्न पक्ष के बीच क्रॉस रेफरेंस का एक रूप है जो मौखिक लिखित हो सकता है, मौखिक या लिखित, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, और किसी भी तरह से लागू करने के योग्य होने के बजाय इसकी पूर्ति के लिए पार्टियों के सम्मान पर निर्भर होना होता है। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पार्टियों के बीच अनिवार्य रूप से आपसी समझ होनी चाहिए। पार्टियों को सहमत होना चाहिए और समझौते की पेशकश का पालन करना चाहिए। किसी प्रस्ताव के निमंत्रण के मामले में कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब प्रस्ताव को दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और प्रस्ताव देने वाले पक्ष को स्वीकृति के बारे में जानकारी होती है, जिसमें प्रस्ताव की सभी शर्तें स्वीकार कर ली जाती हैं। एक वैध कॉन्ट्रैक्ट का सबसे आवश्यक हिस्सा एक वैध समझौता होता है, वैध एग्रीमेंट होता है, क्योंकि वैध कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैध स्थिति नहीं, अवैध कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैध स्थिति नहीं होती है, यानी उन्हें कानून के दायरे में वॉइड माना जाता है। इसलिए यह कहा जाता है सकता है कि सभी समझौता कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जो समझौते कॉन्ट्रैक्ट के कानून के तहत बनाए जाते हैं उन्हें वैध कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट और समझौते शब्दों का उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है, लेकिन वे बिल्कुल एक ही चीज़ नहीं होते। समझौते को पार्टियों के बीच उनके सापेक्ष अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में आपसी सहमति के रूप में देखा जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट को कानून द्वारा लागू करने के योग्य दायित्व बनाने वाले पक्षों के बीच एक समझौता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए किसी के साथ आपसी समझौता करते समय इसे लिखित रूप में रखें, लेकिन यदि लागू करने के योग्य कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो इसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। समझौते को दोनों पक्षों के विचारों से समर्थित होना चाहिए। समझौते में प्रवेश करने वाले व्यक्ति, माने जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रत्येक पक्ष को कुछ न कुछ कंसिडरेशन देना पड़ता है या देने का वादा करना पड़ता है और बदले में कुछ प्राप्त होता है या प्राप्त करने का वादा होता है। प्रतिफल, कंसिडरेशन, वह कीमत है जिसके लिए दूसरे का वादा मांगा जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है यह कीमत पैसों के हिसाब से ही हो, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा मामलों में जहां वादा प्रतिफल द्वारा समर्थित नहीं है, कंसिडरेशन द्वारा नहीं है, यह कानून में लागू करने योग्य नहीं है। समझौते का उद्देश्य वैध होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। किसी भी इलीगल कार्य को करने के लिए कोई भी समझौता नहीं हो सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है जो कानून के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। इस तरह कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के क्या वैलिड
टर्म्स हैं, इसको हम लोग समझ पाए। कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट को समझ पाए। ये चैप्टर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। प्रकार चैप्टर 2 में हम लोग पढ़े कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 10 से 23 तक डिफाइंड है, एंड वॉइड एग्रीमेंट जो सेक्शन 24 से 30 तक में डिफाइंड है। अब आगे चलते हैं। चैप्टर 3 कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 31 से 36 तक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इस प्रकार समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट एंड दूसरा होता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब प्रॉमिस करने वाला बिना किसी शर्त के कॉन्ट्रैक्ट का पालन करता है तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। An absolute contract is one where the promiser performs the contract without any condition. दूसरा होता है contingent contract. इसे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। जब प्रॉमिस करने वाला अपना दायित्व तभी पूरा करता है जब कुछ शर्तें पूरी होती हों। नहीं, उनका दायित्व पूरा करना किसी शर्त के पूरे होने पर निर्भर करता है, तो उसे कहते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। Where the promiser performs his obligation only when certain conditions are met, it is called contingent contract. इंश्योरेंस, गारंटी, इंडemnity भी एक contingent contract है, जिसमें जो प्रॉमिसर है उसका ऑब्लिगेशन तभी होता है जब कोई घटना घटती है। अगर कोई घटना नहीं घटती है तो उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ये कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म हो गया, कोई घटना नहीं घटी, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ऑब्लिगेशन खत्म। उदाहरण के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में यदि पॉलिसी होल्डर या ये कह सकते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन कि अगर कुछ शर्तों के तहत मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, बीमा करता एक निश्चित राशि बीमा धारक को भुगतान करता है, तो इसे कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 31 में इस प्रकार डिफाइन किया गया है। ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट collateral to such contract does or doesn't happen. The performance of contingent contract depends on the happening or non-happening of a specific event. इसके भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है। क्या क्या है वो? डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। अगर कोई घटना होती है या नहीं होती है, ये कंडीशन होता है। इंश्योरेंस किया, व्हीकल इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस करने के बाद अगर कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना का उनको मुआवजा दिया जाता है। अगर दुर्घटना नहीं हुई, 1 साल का इंश्योरेंस हुआ और दुर्घटना नहीं हुई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी इनका डिपेंड करता है इस बात पर कि घटना होती है या नहीं होती है। द इवेंट इज कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है, इवेंट शुड नॉट बी मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर। केवल इच्छा नहीं होती है, प्रॉमिसर की सिर्फ इच्छा नहीं, वो कंसेंट देना पड़ता है, रिटन कंसेंट है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। एंड द इवेंट शुड बी अनसर्टेन। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि जो जिस इवेंट के को इंश्योर्ड किया जा रहा है वो इवेंट अनसर्टेन है, पता नहीं कि वो होगा कि नहीं होगा। कोई दुर्घटना हो गई तो अनसर्टेन होता है, तो इसको कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 32 से 36 में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्समेंट को बताया गया है। 32 क्या है? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग
contingent contract to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless until that event has happened. जब तक कोई घटना नहीं घटती है तब तक इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है. If the event becomes impossible, such contracts become void. यदि उस पीरियड में, कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में अगर वो घटना इम्पॉसिबल है, असंभव हो जाता है, नहीं होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है. यह कॉन्ट्रैक्ट किसी अनिश्चित घटना को भविष्य में घटित होने पर आधारित हो सकता है. ऐसे मामले में घटना घटित होने पर वचनदाता कुछ करने या नहीं करने के लिए उत्तरदायी होता है. हालांकि अनुबंध मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को कानून द्वारा तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि घटना घटित न हो जाए. यदि घटना घटित होना असंभव हो जाए तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. सेक्शन 33 इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event become impossible and not before. यानी इन्फोर्समेंट अंडर सेक्शन 33 किसी अनिश्चित भविष्य की घटना से घटित न होने पर आधारित है. ऐसे मामले में यदि घटना घटित नहीं होती है तो वचनदाता कुछ करने या न करने के लिए उत्तरदायी होता है. इसके लिए आवश्यक होता है कि घटना का घटित होना असंभव हो जाए. यदि घटना घटित होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. यानी सेक्शन 32 में क्या था? 32 में था घटना घटित होती है तो इन्फोर्सेबल होता है, और सेक्शन 33 क्या है? घटना घटित नहीं होती है तो इन्फोर्स होता है. यानी इन्फोर्समेंट अंडर सेक्शन 33 किसी अनिश्चित भविष्य की घटना से घटित होने पर आधारित है. ऐसे मामले में यदि घटना घटित नहीं होती है तो वचनदाता कुछ करने या न करने के लिए उत्तरदायी होता है. इसके लिए आवश्यक होता है कि घटना घटित होना असंभव हो जाए. यदि घटना घटित होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. सेक्शन 34 व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन. In future event on which a contract is contingent is the way in which a person will act at an unspecified time. The event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any different time or otherwise than under future contingency. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 34 में कहा गया है यदि कोई अनुबंध इस पर निर्भर करता है कोई व्यक्ति भविष्य में कैसे कार्य करेगा तो उस घटना को असंभव माना जाता है. जब व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिससे घटना घटित होना असंभव हो जाता है. अब सेक्शन आते हैं 35 पे. व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड विच आर कॉन्टिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ a specified event within fixed time. Contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened or if before the time fixed such events becomes impossible. जब पक्षकार निश्चित समय के भीतर भविष्य में अनिश्चित घटना होने पर कुछ करने या न करने का वादा करता है तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. यदि घटना नहीं घटती है और समय समाप्त हो जाता है तो ऐसा अनुबंध ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है. यदि निर्धारित समय से पहले किसी घटना का घटित होना असंभव हो जाए तो भी यह वॉइड हो जाता है. सेक्शन 36 क्या है? एग्रीमेंट contingent on impossible event void. Agreement contingent on impossible event void. Contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known
or not the party known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। यदि कोई कॉन्टिनेंट एग्रीमेंट किसी असंभव घटना घटित होने या न होने पर आधारित हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, जहां यह आवश्यक नहीं है कि अनुबंध के पक्षकारों को असंभवता के बारे में पहले से पता हो। अब एक छोटा सा विषय है, सेक्शन 30 भी हम लोग पढ़ चुके और सेक्शन 31 भी। सेक्शन 30 क्या है? विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट, विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट, और सेक्शन 31 में है कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोनों अलग अलग हैं। कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट और विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी कोलैटरल इवेंट के घटित होने या ना होने के संदर्भ में कुछ करने या ना करने का कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने के संदर्भ में धन या धन के बदले में मूल्य देने का एक वादा होता है। कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेज होता है, पारस्परिक वादे नहीं हो सकते, जबकि विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल होते हैं। कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी विजिटिंग इन नेचर। विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली कॉन्टिनेंट इन नेचर। थोड़ा बारीक डिफरेंस है दोनों में। कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध करने वालों के पक्ष में की विषय वस्तु में इंटरेस्ट होता है। जो अनुबंध करते हैं, जो पक्षकार अनुभव करते हैं, उनको उसके विषय वस्तु में, उसके फैक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, जबकि विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट में अनुबंध करने वाले पक्षों के विषय वस्तु में इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट लाभ और हानि की पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है, जबकि विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध एक खेल है जिसमें हारना और पाना ही मायने रखता है। कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, जबकि विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। इस ढंग से कॉन्टिनेंट कॉन्ट्रैक्ट और विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट में अंतर है, दोनों एक समान कहीं से भी नहीं है। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़े कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। इसमें कुछ टर्म में अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, रिव्यू की तरह उसको समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। जैसे वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट। वॉइडेबल एक कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच अंतर है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2G ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे प्रारंभ से ही कानूनी तरीके से नल एंड वॉइड माना जाता है, जिसे कहते हैं ना एब इनिशियो वॉइड, वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 24 से 30 तक वॉइड एग्रीमेंट को परिभाषित किया गया है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आती है बात एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड एग्रीमेंट होता है। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 21 के अंतर्गत वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित किया गया है। जब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कानूनी दोष होता है जिससे एक पक्ष को कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करने का विकल्प होता है, तो इसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एग्रीमेंट अपने वैलिड होने के मानक को पूरा नहीं करता है लेकिन गैरकानून नहीं होता है, तो इसे कहते हैं वॉइड, इसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ जो हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या है। अगर हम लोग इसको फर्स्ट सेशन में पढ़ चुके हैं कि अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वॉइड डिक्लेयर करने योग्य होता है, तो उसे कहते हैं वॉइडेबल। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ one or more of the parties thereto, but not at the opinion of the others, is voidable contract. Void agreement and illegal agreement, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि void agreement और illegal agreement में क्या अंतर है।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के बीच में अंतर है। वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट दोनों में किसी प्रकार अनुबंध का पालन किए जाने की अविवादित क्षमता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? एबोनेसिव वॉइड एज डिफाइंड अबव, और वॉइड ये हो गया आपको वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइडेबल क्या है? वॉइड इलीगल एग्रीमेंट क्या है? इलीगल है कि शुरू से इलीगल, वो एग्रीमेंट वॉइड है ही नहीं, इलीगल है ही नहीं, उसको किसी भी ढंग से मान्यता नहीं दिया जा सकता, अमान्य होता है। इसका मतलब यह है कि इसे ऐसा माना जा सकता है यह कभी नहीं मौजूद था और न्यायालय अपने माध्यम से इस अनुबंध को उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकारों या दायित्वों को पूरा नहीं करेगा। यदि किसी अनुबंध के अंदर किसी विधिक निर्देश, धारा या किसी अन्य कानून का उल्लंघन होता है तो वह अवैध होता है, इलीगल होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अपराध का अभिप्राय करने, धोखाधड़ी कार्य में शामिल होने या किसी अन्य विधि का उल्लंघन करने के लिए किए गए अनुबंध को इलीगल माना जाता है, अवैध माना जाता है। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल है। इलीगल एग्रीमेंट का कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 2 जो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन करता है उसको पढ़ें, और चैप्टर 3 कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग समझ पाए अच्छी तरह से। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।